नमस्कार, मैं परमवीर सिंह। हम एक बार फिर हाजिर हैं अपने साप्ताहिक कार्यक्रम के साथ। बिहार की राजनीति में एक पुराना नारा था, बिहार में बहार है, नीतीश कुमार हैं। लेकिन इस बार बाहर आने से पहले ही खबर आ गई कि नीतीश कुमार खुद बिहार छोड़कर दिल्ली जाने की तैयारी में हैं। गांव में कहते हैं कि जब माली बगीचा छोड़ दे तो फूल भी सोचने लगते हैं कि अब क्या होगा। यही हाल आज बिहार का है। एक तरफ मायूसी है, दूसरी तरफ दबी छिपी खुशी भी है। कौन मायूस है, कौन खुश है, ये समझने की बात है, बताने की नहीं। इस हफ्ते हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम में 3 बड़े मुद्दे हैं। पहला, नीतीश कुमार का यह समृद्धि यात्रा वाला दौरा आखिर है क्या, विदाई यात्रा या कुछ और। दूसरा, बिहार की कुर्सी पर अगला चेहरा कौन होगा और क्या इस बार 30 साल बाद बिहार को स्वर्ण मुख्यमंत्री मिल सकता है। और तीसरा, बिहार के 2 अति उत्साहित युवाओं ने यूपीएससी के नाम पर ऐसा कारनामा किया कि देश भर में बिहार की चर्चा हो गई, लेकिन जिस वजह से हुई वो वजह शर्मनाक है। तो आइए शुरू करते हैं। 5 मार्च को नीतीश कुमार ने राज्यसभा के लिए नामांकन भरा। पर्चा भरते वक्त बोले कि बड़े दिनों से मन में इच्छा थी कि राज्यसभा में भी बैठ लेते, यानी विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा और अब राज्यसभा। नीतीश कुमार जैसे संसदीय राजनीति का पूरा ग्रैंड स्लैम जीतना चाहते हैं। टेनिस में जो खिलाड़ी सभी बड़े टूर्नामेंट जीत लेता है उसे ग्रैंड स्लैम विजेता कहते हैं। और नीतीश जी चाहते हैं कि लोकतंत्र के हर मंच पर उनका नाम लिखा जाए। 20 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद अब दिल्ली की हवा बुला रही है तो चल दिए, लेकिन जाते जाते नीतीश कुमार खाली हाथ नहीं जा रहे। पिछले कुछ दिनों में सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया, अररिया, सहरसा, खगड़िया हर जिले में फीते कट रहे हैं, शिलान्यास हो रहे हैं। सुपौल और मधेपुरा में अकेले 872 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास हो गया। गांव में कहावत है कि जाने वाला मेहमान जाते जाते भी घर को भरपूर देखना चाहता है। नीतीश जी भी यही कर रहे हैं। हर मंच पर वो बता रहे हैं कि 20 सालों में बिहार में क्या क्या हुआ। सड़कें बनी, बिजली आई, पुल बने, महिलाएं सशक्त हुईं। और जब बात करते हैं तो एक बार ज़रूर याद दिलाते हैं कि उनसे पहले क्या हाल था, मतलब हमने क्या दिया और उन्होंने क्या नहीं किया, दोनों बातें एक साथ। उसके बाद हम लोगों ने 2008 में भी कुछ काम किया था। 2008 से कृषि रोड मैप बनाकर काम किया जा रहा है। अब इसमें कृषि के क्षेत्र में बहुत अच्छी प्रगति हुई है। तो इस तरह से एक एक काम हो रहा है। अब इसके बाद और भी जो हो रहा है और काफी होगा। एनडीए सरकार बनी थी और तब से राज्य में कानून का राज है और हम लगातार विकास के काम में लगे हुए हैं। याद है ना, पहले वाला तो हम आपको बता दिए हैं। पहले क्या स्थिति थी, पहले बहुत बुरा हाल था। पूरे बिहार का जो हम बता दिए, यहाँ का भी जान लीजिए। लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। वर्ष 2005 से पहले की सरकार में कुछ नहीं, वो गड़बड़ करता था, कुछ नहीं किया था। हम लोगों ने तो 20 साल से लगातार बिहार के विकास में लगे हुए हैं। लेकिन एक दिलचस्प बात यह है कि इन्हीं सभाओं में नीतीश कुमार एक बार भी नहीं बोल रहे कि वे राज्यसभा जा रहे हैं या नहीं, या अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। यही चुप्पी लोगों को सबसे ज़्यादा बेचैन कर रही है, क्योंकि बिहार की जनता जानती है कि नीतीश कुमार वो नेता हैं जो किसी भी वक्त पलट सकते हैं। उनके पलटने का इतिहास इतना पुराना है कि अब इसे राजनीतिक विशेषज्ञ नीतीश टर्न कहते हैं। इसे गांव में भी कहते हैं कि सांप भी देखा हो, लाठी भी देखो, लेकिन फिर भी कुछ संकेत मिले। पूर्णिया में एक सभा के बाद नीतीश कुमार ने अपने भाषण के बाद जाकर सीधे डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के कंधे पर हाथ रखा। अररिया और सहरसा में भी यही दृश्य देखने को मिला। बिहार के राजनीतिक पंडितों ने तुरंत इस कंधे वाले इशारे को समझ लिया। यही वो आशीर्वाद है जो बिहार की राजनीति में किसी उत्तराधिकारी को मिलता है। चलिए, बहुत बहुत बधाई आपको। चलो आइए, ठीक है, चलो हाथ उठाइए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपके लिए ही सब काम हो जाएगा। बहुत बहुत बधाई आपकी। धन्यवाद। जरा हाथवा उठा के बोला, ठीक है ना। चलिए, आप लोगों को बहुत बहुत बधाई है, बहुत आपका नमन है। आई सब लोगों को किए ना है। देखिए
कहते हैं कि हर नेता की एक कमजोरी होती है। लालू प्रसाद यादव की कमजोरी उनका परिवार रहा है और अब लगता है कि नीतीश कुमार की कमजोरी भी वही निकली। 8 मार्च को नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने जदयू की सदस्यता ली। यह एक सामान्य खबर नहीं है, यह उस नेता के लिए एक बहुत बड़ी बात है जिसने अपनी पूरी राजनीतिक जिंदगी में परिवारवाद के खिलाफ सबसे तीखे तीर चलाए, जिन्होंने लालू परिवार को इसी आरोप से घेरा, जिन्होंने बार बार कहा कि राजनीति में योग्यता चाहिए, वंशावली नहीं। और आज वही नीतीश कुमार अपने 45 साल के बेटे को पार्टी में उतार रहे हैं। कहते हैं कि जब खुद का घर जले तो दूसरे को क्या राय देंगे। बीआईटी मेसरा से ड्रॉप आउट निशांत कुमार अब तक राजनीति से कोसों दूर थे। अचानक उनका पार्टी में आना, उसके बाद नेताओं के साथ तस्वीरें, पार्टी कार्यालयों में मौजूदगी, यह सब एक सुनियोजित लॉन्चिंग की तरह दिख रहा है। सवाल यह भी उठ रहा है कि जदयू जैसी अनुभवी पार्टी में क्या इतने काबिल कार्यकर्ता नहीं थे? वो लोग जो सालों से धूप में झंडा उठाते रहे, जो बूथ से लेकर जिले तक पार्टी को चलाते रहे, क्या उनमें से कोई लायक नहीं था? या फिर यह कदम उन कार्यकर्ताओं का अपमान है जिन्होंने पूरी जिंदगी पार्टी को दी? जदयू के नेता ये कह रहे हैं कि निशांत पार्टी को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन जनता की जुबान पर एक ही सवाल है, क्या यह वाकई पार्टी की ज़रूरत है या फिर जदयू को बिखरने से बचाने के लिए एक वारिस की मजबूरी? एक बात और, समाज का एक हिस्सा निशांत की पब्लिक अपीयरेंस को लेकर भी सहज नहीं है, लेकिन हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि एक इंसान की निजी बनावट उसकी राजनीतिक योग्यता का पैमाना नहीं होना चाहिए। असली सवाल यह है कि क्या नीतीश कुमार ने वो किया जो उन्होंने हमेशा दूसरे को करने से रोका? अपने गांव में कहावत है, जवन आपन पड़ोसी के घर में आग दिखावे ओकर खुद के दरवाजा पर दिया जले के चाहिए। इसी के साथ ही बिहार की सबसे बड़ी पहेली, अगला मुख्यमंत्री कौन? पटना की सड़कों पर इस वक्त कयासों का जो बाजार गर्म है वैसा शायद ही कभी देखा गया हो। हर चाय की दुकान पर एक अलग नाम है, हर राजनीतिक बैठक में एक अलग दावेदार है और दिल्ली के दरबार तक ये सवाल पहुंच चुका है। सबसे पहले बात करते हैं उस नाम की जो सबसे ऊपर दिख रहा है, सम्राट चौधरी। कुशवाहा समाज से आने वाले सम्राट चौधरी फिलहाल बिहार के डिप्टी सीएम हैं। नीतीश कुमार का कंधे पर हाथ वाला इशारा उनके पक्ष में सबसे बड़ा संकेत माना जा रहा है। भाजपा में भी उनका नाम मजबूती से चल रहा है। ओबीसी समाज को साथ रखने के लिहाज से उनका नाम फिट बैठता है। लेकिन इसी बीच भाजपा के भीतर एक और बड़ी चर्चा चल रही है और वो चर्चा है 30 साल बाद किसी सवर्ण मुख्यमंत्री की। 1990 के बाद से बिहार में जो मंडल राजनीति का जमाना आया उसने ओबीसी और ईबीसी राजनीति को केंद्र में ला दिया। बिहार के आखिरी सवर्ण मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा थे जो 1989-90 में सत्ता में थे। इसके बाद से सवर्ण समाज भाजपा का सबसे वफादार वोट बैंक बनकर रहा, लेकिन सत्ता से दूर भी रहा। अब भाजपा के एक बड़े वर्ग का मानना है कि अगर पार्टी को अपना सीएम बनाने का मौका मिल रहा है तो उसे अपने उस वोटर का सम्मान करना चाहिए जिसने कभी पार्टी नहीं छोड़ी। सवर्ण मुख्यमंत्री के पक्ष में तर्क क्या है? पहला तर्क है वफादार वोट बैंक का सम्मान। सवर्ण समाज बिहार की आबादी में करीब 15% है, लेकिन भाजपा को उनका समर्थन लगभग 100% है। 35 साल तक सत्ता से दूर रहने के बाद अगर उन्हें मुख्यमंत्री मिले तो यह एक मजबूत राजनीतिक संदेश होगा। दूसरा तर्क है यूजीसी विवाद के बाद नाराज सवर्ण समाज को मनाने का मौका। केंद्र सरकार के कुछ फैसलों से यह समाज नाराज भी है। एक सवर्ण चेहरा उस नाराजगी को कम कर सकता है। तीसरा तर्क है सामाजिक संतुलन का। अगर सवर्ण सीएम के साथ ओबीसी और दलित डिप्टी सीएम बनाया जाए तो यह एक ऐसा समीकरण बन सकता है जो किसी एक जाति के दबदबे को चुनौती देगा। अब आइए जानते हैं सवर्ण उम्मीदवारों में किन नामों की चर्चा है। पहला नाम है विजय कुमार सिन्हा का।
भूमिहार समाज से आने वाले विजय सिन्हा अभी डिप्टी सीएम हैं। राजस्व और खान जैसे भारी भरकम मंत्रालय उनके पास है। आरएसएस का बैकग्राउंड भी है। भाजपा के अंदर उनकी पकड़ मजबूत मानी जाती है। दूसरा नाम है नीतीश मिश्रा। बिहार के आखिरी सवर्ण मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा के बेटे ब्राह्मण समाज से आते हैं। राज्य के कई विभागों के मंत्री रह चुके हैं। साफ सुथरी छवि है, पार्टी नेतृत्व की पसंद भी है और एक सांकेतिक बात यह भी है कि इनका मुख्यमंत्री बनना बिहार की उस विरासत को आगे ले जाने जैसा होगा जो पिता ने शुरू की थी। तीसरा नाम है श्रेयसी सिंह, जमुई की विधायक, राजपूत समाज से, और यही नाम सबसे दिलचस्प है। अगर श्रेयसी सिंह को मुख्यमंत्री बनाया जाए तो भाजपा एक साथ कई निशाने साध सकती है। पहला कि बिहार को महिला मुख्यमंत्री मिलेंगी। दूसरा, राजपूत समाज जो फिलहाल भाजपा से नाराज चल रहा है उसे भी एक बड़ा संदेश मिलेगा। बड़ी संख्या में सांसद और विधायक देने के बावजूद राजपूत जाति के ना तो केंद्र में मंत्री पद मिला न बिहार में। हाल के राज्यसभा चुनाव में भी किसी राजपूत का नाम नहीं आया। ऐसे में श्रेयसी का मुख्यमंत्री बनना उस नाराजगी का सबसे बड़ा जवाब होगा। और देखिए, एक और नाम चल रहा है, वो भी ओबीसी है, लेकिन यहाँ पर बता देते हैं, वो नाम है नित्यानंद राय का। नित्यानंद राय का नाम भी हवा में है, जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री रह चुके हैं और बिहार की जमीनी राजनीति में गहरी पकड़ रखते हैं। लेकिन आखिरी फैसला तो मोदी शाह का ही होगा। बिहार की कुर्सी पर बैठने वाले का नाम दिल्ली से तय होगा। गाँव में इसको लेकर एक और कहावत है, जो बाग लगाए वही फल भी तोड़े। तो जब भी फैसला आए हम आपको सबसे पहले बताएंगे। देखिए, बिहार के बारे में एक बात सच है, यहाँ टैलेंट की कमी नहीं है। यूपीएससी जैसी देश की सबसे कठिन परीक्षा में बिहार के बच्चे हर साल झंडा गाड़ते हैं। लेकिन इस हफ्ते तो ऐसे लोगों ने बिहार का नाम रोशन नहीं किया, बल्कि उस पर एक काला धब्बा लगा दिया। बात हो रही है आरा की आकांक्षा सिंह और शेखपुरा के रंजीत कुमार की। आइए पहले बात करते हैं रंजीत कुमार की। शेखपुरा के मेहुस गांव का यह नौजवान एक झटके में इलाके का सितारा बन गया। दावा किया कि यूपीएससी में 440वीं रैंक आई है और इस दावे के साथ शुरू हुआ एक पूरा तमाशा। बाकायदा सम्मान समारोह आयोजित हुआ। पूर्व विधायक जी पहुँचे, थानाध्यक्ष साहब भी पधारे, मालाएं पहनाई गईं और बताया जाता है कि पूर्व विधायक ने अपनी जेब से इनाम भी दिया। अब थानाध्यक्ष साहब को कौन बताए कि मुजरिम पकड़ने के लिए जो छानबीन करते हैं वही थोड़ी मेहनत रिजल्ट जांचने में भी लगा लिए होते, लेकिन उस वक्त किसी ने नहीं पूछा। और रंजीत भाई का आत्मविश्वास तो देखिए, सम्मान समारोह में छात्रों को सफलता के मंत्र देने लगे। लक्ष्य सामने हो तो सफलता जरूर मिलेगी जैसी भारी भरकम संवाद बोले गए। जब तक तुम्हारा सोच नहीं बदलेगा, मंजिल को उखाड़ना है, मंजिल को लेना है, मंजिल को लेना है, तो भगवान से कह देना कि प्रभु आप किस्मत लिख नहीं सकते हैं, किस्मत मैं खुद लिखूंगा। इतना मेहनत कर दो बेटा, इतना मेहनत कर दो बेटा, इतना मेहनत कर दो कि किस्मत भी बोल उठे कि मैंने देर कर दी तो तुम्हारा ही था। लेकिन जैसे ही कुछ समझदार लोगों ने पड़ताल की, पूरा किला ढह गया। 440वीं रैंक वाले रंजीत कुमार बिहार के नहीं कर्नाटक के निकले। रोल नंबर फर्जी था। जैसे ही पोल खुली, रंजीत भाई हो गए फरार और अब पुलिस उन्हें ढूंढ रही है। कहते हैं जब तक धुआं रहल तब तक बरके साहब बनकर रहल, और जब आग दिखल तो उड़ गई ले। तो अब आइए दूसरे नाम पर। आरा की आकांक्षा सिंह ने दावा किया कि यूपीएससी में उनकी 301वीं रैंक आई है। बिहार की बेटी, जिले का गौरव जैसे खिताब मिलने लगे। मीडिया टूट पड़ी, इंटरव्यू होने लगे, चेहरा चमकने लगा। लेकिन असली 301वीं रैंक वाली आकांक्षा सिंह यूपी के गाजीपुर की थी। जब उन्हें सोशल मीडिया पर अपना एडमिट कार्ड और इंटरव्यू का कॉल लेटर दिखाया तो आरा वाली आकांक्षा की नींव हिल गई। यूपीएससी में 301 रैंक मिला है और शायद आईपीएस भी मिल सकता है या फिर ज़्यादा चांसेस आईआरएस के। और एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगी, सबसे बड़ा श्रेय मेरे भैया को भी जाता है। उन्होंने काफ़ी मोटिवेट किया है हमेशा। जब लोग मेरे खिलाफ भी थे तभी वो हमेशा खड़े रहे कि तुम कर लोगी। दूसरा अटेम्प्ट था ये और प्रतिदिन मेहनत 8 से 10 घंटे करनी पड़ती थी जी। क्लासेस के बाद रिवाइज करना पड़ता था। मेरा आकांक्षा सिंह है। मेरे को इस बार यूपीएससी सीएससी 2025 रिजल्ट में 301 रैंक आया है। मैं गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हूँ और पेशे से एक डॉक्टर हूँ। मैंने एमबीबीएस और मास्टर्स कर रखा है। मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ फ्रॉम एम्स पटना।
अभी मेरे जानने में आया है कि एक और लड़की है जो अपना रैंक 301 क्लेम कर रही हैं। तो ये वीडियो सिर्फ उसके क्लैरिफिकेशन के लिए भी है। आप लोग अपने मतलब एडमिट कार्ड में देख सकते हैं, जो मैंने देखा है उसमें बारकोड है जिसके थ्रू रियलिटी विल बी वेरी क्लियर। So I'm just hopeful this clarifies, and I'm very humbled today that I've been able to get my name in the list. So I just want to enjoy this moment. Thank you. लेकिन आरा वाली आकांक्षा ने भी हार नहीं मानी, डुप्लीकेट एडमिट कार्ड बतख बना लिया और मीडिया के सामने पेश कर दिया। ये है कि सारे उनके क्लेम्स को मैं डिनाई करती हूँ और रियल आकांक्षा सिंह मैं ही हूँ जिसने यूपीएससी क्लियर किया है और इसका रैंक 301 है। उनका रैंक कुछ भी हो सकता है बट 301 तो नहीं है, 301 मेरा ही रैंक है। आखिरकार यूपीएससी को खुद सामने आना पड़ा। आयोग ने साफ कर दिया कि असली आकांक्षा सिंह बिहार की नहीं गाजीपुर की हैं और इसके साथ ही पूरे फर्जीवाड़े की परतें उभर गईं। गांव में एक और कहावत है, झूठ के पाँव नहीं होते, लेकिन इस कहानी से एक और सबक मिलता है। अगली बार जब कोई आपके मोहल्ले में आईएएस अफसर बनकर आए तो पहले उसकी सही पहचान कर लीजिए, फिर माला पहनाइए, वरना जब तक मिठाई का मीठापन मुंह में रहेगा तब तक ये खबर आ जाएगी कि जिसे मिठाई खिलाई वो तो फर्जी निकल गया। तो ये रहा इस हफ्ते का साप्ताहिक रिपोर्ट। 3 अलग अलग कहानियाँ, लेकिन तीनों एक ही सवाल की तरफ इशारा करती हैं। बिहार में असली और नकली का फ़र्क कौन करेगा? असली नेतृत्व और नकली उत्तराधिकारी का फ़र्क, असली यूपीएससी टॉपर और नकली सफलता का फ़र्क, और असली कानूनी कार्रवाई और राजनीतिक मजबूरी का फ़र्क। बिहार में बदलाव आ रहा है, यह सच है, लेकिन यह बदलाव किस दिशा में जाएगा यह तय करने का वक्त आ गया है। कहते हैं ना, नई फसल तभी अच्छी होती है जब पुरानी जड़ें मजबूत हो। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।